Recording in progress. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम जी सर, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। सो IR2 के हवाले से जो हमारा सेकंड टॉपिक है आज, वो है फैशिज्म और नाज़िज़म, और साथ में हम कोशिश करेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन को भी पढ़ सकें अगर उसका टाइम हुआ तो। फैशिज्म और नाज़िज़म को जो ज़्यादातर समझा जाता है वो फैशिज्म की एक टाइप समझा जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, कुछ ऐड हैं जो ओवरऑल जो फैशिस्ट इटली था, इटालियन फैशिज्म जो था उसके अंदर नहीं थी। तो ये एक आइडियोलॉजी, एज एन आइडियोलॉजी आप इसको फैशिज्म ही कहते हैं, और उसका एक उसकी मैनिफेस्टेशन नाज़िज़म हमें नज़र आई 1930s के अंदर। वर्ल्ड वॉर 2 के इख्तिताम तक उस आइडियोलॉजी का एक बहुत ज़्यादा होल्ड था जर्मन नेशन के ऊपर, जर्मन स्टेट के ऊपर और यूरोपियन अफेयर्स के ऊपर। उसके बाद भी नियो नाज़ीज़ और नाज़िज़म, ये टर्म कई दफ़ा इसको इन्वोक किया जाता है काफ़ी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, लेकिन जो मेजर हमें नज़र आती है वो चीज़ वो वर्ल्ड वॉर 1 से लेके और वर्ल्ड वॉर 2 के खात्मे तक हमें आपको नज़र आता है कि इसका राइज आपको नज़र आता है फैशिज्म का और नाज़िज़म का, और फिर इसका फॉल भी हमें नज़र आता है वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक। सो ये क्या है फैशिज्म, क्या है ये फैशिस्ट आइडियोलॉजी, बेसिकली है क्या? इसको आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के ज़रिए से डिफ़ाइन करेंगे। एक तो ये क्या होता है कि ये एक अथॉरिटेरियन एक फ़िलॉसफी है, अथॉरिटेरियन है, यानी इसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल एक पावर के पास होगा, सिंगल पार्टी या सिंगल पर्सन। हो सकता है कि वो एक डिक्टेटर हो सकता है कि वो एक पॉलिटिकल एलीट हो जो कि सिंगल पार्टी होगी, उसके अंदर डेमोक्रेसी नहीं होगी, उसके अंदर ऑपोजिशन नहीं होगी, एक ही उसके अंदर पावर सेंटर होगा, 2 या 3 या इससे ज़्यादा पावर सेंटर्स नहीं होंगे। दूसरी उसके अंदर नेशनलिज्म और एक्सट्रीम नेशनलिज्म इन इटसेल्फ नाज़िज़म की मतलब नहीं कह सकते आप कि जब भी आप नेशनलिज्म को देखें तो आप उसको फैशिज्म नहीं कहेंगे, बट एक्सट्रीम नेशनलिज्म आप फैशिज्म की एक कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे देखेंगे। फिर ये एंटी डेमोक्रेटिक है, अगेन सिंगल पावर सेंटर्स के अंदर होगा, और जो उसूल हैं डेमोक्रेसी के, जिसमें आपका एक कह लें कि राइट टू वोट, राइट टू डिसएग्री, ठीक है, डिसेंट और तनकीद, क्रिटिसाइज, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल नहीं है। आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप स्टेट को या रूलिंग एलीट को क्रिटिसाइज कर सको या उनके अगेंस्ट जा सको, या जो वो पॉलिसी बना रहे हैं आप उसको क्रिटिसाइज कर सको। ये इस तरह से नहीं इसमें अलाउ होता फैशिस्ट रेजीम्स के अंदर, फैशिस्ट सिस्टम के अंदर। फिर एक इसके अंदर एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है और इसके अंदर कंट्रोल पूरे का पूरा एक खास सेंट्रलाइज्ड पावर सेंटर के पास होता है, और नॉर्मली इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है कि करिज्मेटिक लीडर आपको एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स नजर आएगा। इट्स नॉट नेसेसरी, बट इन द केसेस दैट वी हैव सीन सो फार एट लीस्ट, उसके अंदर फैशिज्म के अंदर आपको करिज्मेटिक लीडर या उनको उनके कुछ सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी। ये भी हो सकता है कि एक एलीट हो, छोटी सी स्मॉल सी रूलिंग एलीट हो जो कि हर चीज़ को कंट्रोल कर रही हो, और बड़ा एक डिक्टेटोरियल सा सिस्टम हो, सेंट्रलाइज्ड सा सिस्टम हो। फिर मैंने आपको बताया कि ये एंटी डेमोक्रेटिक होती है, डिसेंट को सप्रेस करते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम्स को ये सप्रेस करते हैं, और ये कहते हैं कि इंडिविजुअल मैटर नहीं करता, स्टेट मैटर करती है, नेशन मैटर करती है आपकी। और नेशन ज़रूरी नहीं कि वो एक स्टेट जो इस वक्त एग्जिस्ट करती है वो उसी के ऊपर बेस्ड हो, उसके अंदर एक्सपेंशन भी हो सकती है। सो नेशन एक
डोमिनेंट फैक्टर होगा और एक उसी की वजह से सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आप उस कुर्बानी से पीछे हटते हैं, अपनी नेशन के लिए कुर्बानी देने से पीछे हटते हैं, तो ये आपके लिए उस चीज़ को अलाउ नहीं किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो ये इंडिविजुअल फ्रीडम्स, अगर आप लिबरलिज्म के साथ इसको कंपेयर करते हैं, तो लिबरलिज्म इंडिविजुअल फ्रीडम्स के ऊपर बिलीव करता है। उसका जो बिलीफ है वो ये है कि एक फ़र्द एक माशरे के अंदर एक इकाई है, वन यूनिट, एक पर्सन है, एक स्टेट नहीं है, एक एंटिटी जो है, एक राइट भी होगा तो इंडिविजुअल का होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी तो वो इंडिविजुअल की होगी। यानी एक यूनिट जो है आपके सोसाइटी के अंदर वो इंडिविजुअल होता है लिबरलिज्म के अंदर। जबकि उसको जब कंपेयर करते हैं फैशिज्म के अंदर, तो फैशिज्म ये कहता है कि इंडिविजुअल की अपनी कोई ख़ास वर्थ नहीं है व्हेन इट कम्स टू द नेशन, द नेशनल इंटरेस्ट इज सुपीरियर। जो भी आपने चीज़ें करनी है वो नेशन के लिए आपको करनी होंगी। सो ये तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जो आपने याद करने हैं। और अगर इसके बारे में क्वेश्चन आता है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या इस आइडियोलॉजी से लेके आजकल के दौर में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपको ये वर्ड्स याद होने चाहिए, इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए और इन वर्ड्स का मतलब भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अब जब हम इसको देखते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि फैशिज्म और नाज़िज़्म का एक ख़ास नाम है, जब भी आप इसके बारे में बात करते हैं तो आप फ़ौरन आपका जहन चला जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का इटली और जर्मनी। सो मेन यही इन दो मुल्कों को ज़्यादा इसके साथ एसोसिएट किया जाता है। उसमें अगर आप थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ओवरऑल ट्रेंड था अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ। यानी एक आपको यूरोप के अंदर एक तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा मिजरी थी, बहुत ज़्यादा सफरिंग थी, लोग मर भी रहे थे, भूख भी थी, उसके साथ बीमारी भी थी, उसके साथ इकोनॉमी बिल्कुल मिजरेबल कंडीशन में थी। वॉर की वजह से रिसोर्सेज काफ़ी उसमें काफ़ी मसले आ रहे थे और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका था। तो एक बड़ा एक कह लें कि लोगों के लिए मुश्किल हालात थे। तो उसकी वजह से फिर लोगों का एतमाद उठ गया था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का एरा देखते हैं तो जर्मनी के अंदर वाइमर रिपब्लिक उसको बोलते हैं, जो उस वक्त की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, इट वाज अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो उस वक्त जर्मनी के अंदर थी। तो उसको बड़ा एक वीक तरह से देखा जाता था और ख़ास तौर पे जब ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुई, जब इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा सवियर हो गए, तो फिर जो वाइमर रिपब्लिक थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। वो लोगों की सफरिंग को ख़त्म करने में नाकाम रही, जिसकी वजह से कंप्लीट लैक ऑफ ट्रस्ट था लोगों में अपनी गवर्नमेंट के ऊपर। ऑल्दो इट वाज अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, लेकिन उसका फिर नतीजा क्या निकला कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इमर्ज की। जब भी इस तरह के इश्यूज होते हैं तो जो एक करिस्मेटिक लीडर्स होते हैं वो इन चीज़ों को बड़े अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो एक पॉपुलिस्ट किस्म की एक लीडरशिप वहाँ पे मर्ज की जर्मनी के अंदर हिटलर की सूरत में, और नाज़ी पार्टी ने 1933 के अंदर जर्मनी का कंट्रोल संभाल लिया। जैसे ही उन्होंने कंट्रोल संभाला तो हिटलर ने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया, उसने इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म किया, जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे उनको ख़त्म करके पावर उसने अपने हाथ में ले ली और नाज़ी पार्टी के यानी उसका कंट्रोल फुल वहाँ पे असर्ट कर दिया। दूसरे नंबर पे इटली के अंदर बेनितो मुसोलिनी इसी तरह के एक लीडर इमर्ज किया। इटली का अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने पढ़ी है पिछले लेक्चर में, इटली ने पहले तो जर्मनी का साथ दिया था वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर, लेकिन एट द एंड ऑफ द वॉर इट स्विच्ड साइड्स एंड इट साइडेड विद द एलाइज। और इटली वाज प्रॉमिस्ड टेरिटरीज एंड गेन्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स बाय द एलाइज, तभी उसको स्विच करवाया गया था। लेकिन जब ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसके अंदर इटली को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया एलाइज की तरफ से, और उन्होंने जो भी उसके साथ प्रोमिसेस थे वो उसमें से कोई भी पूरा नहीं किया, बल्कि उसके जो लीडर्स थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया। तो जिसकी वजह से इटालियंस जो थे वो भी बहुत ज़्यादा इसमें यानी उनको भी बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट थी, बहुत ज़्यादा उनको एक गुस्सा था, एक बहुत ज़्यादा उनको नदामत थी कि हमने जो साथ दिया भी है तो हमें उसको क्या फ़ायदा हुआ। और फिर अगेन जो गवर्नमेंट थी उसके ख़िलाफ़ फिर लोग एक गुस्से का इजहार करते हैं। तो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया बेनितो मुसोलिनी ने। और साथ ही एक और प्रॉब्लम भी उस टाइम पे थी कि कम्युनिज्म एक राइज पे था रशियन रेवोल्यूशन के बाद। यूरोप, क्योंकि आपको अगर मैप आप देखते हैं
और मैं ये बार बार कर रहा हूँ क्योंकि हम थोड़ा सा यूरोप के बारे में ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो आपने मैप को थोड़ा सा याद कर लेना है कि रशिया किस तरफ है, उसके बाद यूक्रेन, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, फिर नीचे इटली। इस तरह से आपको याद होना चाहिए कि कौन रेवोल्यूशन था वो स्प्रेड हुआ यूरोप की तरफ, क्योंकि ये एक एक्सपेंशनिस्ट फिलॉसफी थी या आइडियोलॉजी थी जिसको स्प्रेड करना एक मकसद था उस वक्त का। तो ये जब स्प्रेड हुआ तो ग्रीस के अंदर, इटली के अंदर कम्युनिस्ट पार्टीज या सोशलिस्ट पार्टीज जो है वो इमर्ज की। तो उनको ख़त्म करने के लिए फिर नेशनलिस्ट आए और उसमें कुछ सपोर्ट भी किया गया एलाइज की तरफ से, ब्रिटेन और यूएस की तरफ से उन पार्टीज को सपोर्ट किया गया, नेशनलिस्ट पार्टीज को, कि वो बेहतर हैं कम्युनिस्ट से, क्योंकि कम्युनिज्म को बहरहाल एक बहुत बड़ा थ्रेट समझा जाता था। तो इसलिए फिर ये जो पार्टीज थी ये कुछ इमर्ज की और उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया बेनितो मुसोलिनी ने। ही वॉज एन एंटी कम्युनिस्ट और उसकी जो पार्टी थी वो भी एंटी कम्युनिस्ट थी। और ये इवन दो कि नाजी पार्टी का अगर आप पूरा नाम पढ़े तो उसके अंदर भी सोशलिस्ट का वर्ड आता है, बट दे वर नॉट सोशलिस्ट्स इन टर्म्स ऑफ कम्युनिस्ट, दे वर नॉट कम्युनिस्ट, दे हेटेड कम्युनिस्ट्स। एक ये उनके अंदर ये चीज थी कि कम्युनिस्ट्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बहरहाल इसको हम पढ़ेंगे कि उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। सो ये एक आपको ये माइंड में रखना है कि जो 1920s के बाद का जो टाइम है, और स्पेन के अंदर फ्रांसिस्को फ्रांको एक डिक्टेटर राइज किया, और वो तो खैर उसने तकरीबन 40-45 साल शायद वहाँ पे, या इससे भी ज़्यादा उसने वहाँ पे हुकूमत की। 1970s के आसपास शायद उसकी जब डेथ हुई तो तब वो उसका जो रूल था वो ख़त्म हुआ स्पेन के अंदर। बट ही वॉज नॉट एज एक्सट्रीम एज बेनितो मुसोलिनी और हिटलर, एंड हिज पॉलिसीज वर नॉट एज एज एंटी सेमिटिक और इस तरह की उसकी पॉलिसीज नहीं थी, तो इतना ज़्यादा उसको फिर नहीं उस तरह से दिया जाता। सो एक जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे, और जापान के अंदर भी इंपीरियलिस्ट जापान का भी यही था। ऑल्दो कि जापान उस वक्त एक राइजिंग इकोनॉमी था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक, और ये इस राइज की वजह से भी फिर उसके अंदर एक चीज़, एक टेंडेंसी थी यानी एक्सपेंशनिस्ट। ऑल्दो जापान का फैशिज्म के साथ ऐसा कोई डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। सो इसको अगर हम कल्चरल हवाले से देखते हैं कि क्या वो रीजंस थी जिसकी वजह से फैशिज्म इतना ज़्यादा फैला, तो एक तो मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकल एक उसके अंदर एक चीज़ थी जिसमें एक डेवलपमेंट उस वक्त हो रही थी। अथॉरिटेरियनिज्म वाज ऑन द राइज, डेमोक्रेसी का काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर था। सो दूसरा नेशनलिज्म भी उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ। अगेन जब आपने एक मुल्क को ह्यूमिलिएट किया, ना सिर्फ आपने इटली को ह्यूमिलिएट किया बल्कि जर्मनी को, तो आपने बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर रिवेंज की एक आपने उसके साथ किया। खास तौर पे फ्रांस के जो लीडर्स थे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में, वो ये चाहते थे कि जर्मनी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जाए, उसको बिल्कुल कमज़ोर किया जाए, इस हद तक कमज़ोर किया जाए कि दोबारा कभी जर्मनी इस काबिल ना हो सके कि वो फ्रांस के साथ टक्कर ले सके। सो उनको ना सिर्फ उनके लीडर्स को प्रॉपरली ह्यूमिलिएट किया गया कि जैसे आप उनको उस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उनको इस तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट रखा गया, बट एज अ नेशन, और जो आपने उनके साथ टर्म्स रखी जो वर्साई ट्रीटी के अंदर जो थी, जो उसके अंदर एक तो वो एक उन्होंने यानी शिक रखी कि जितना भी नुकसान हुआ है वो जर्मनी रेपरेशंस जर्मनी पे करेगा। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी पढ़ा था ये, और वॉर गिल्ट क्लास उसके अंदर शामिल की गई थी कि जितना का सारा कसूर था वो सारे का सारा जर्मनी पे डाल दिया गया। सो ये उस वक्त का एक उसकी फिर अगेंस्ट जाहिर है, जब आपके मुल्क को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा हो तो उसके अंदर एक आपके अंदर एक नेशनलिस्ट फर्वर होता है, और फिर जब आपका एक स्ट्रॉन्ग लीडर आ जाता है क्रिस्मेटिक पॉपुलिस्ट किस्म का, तो वो उन सेंटिमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयट करने की पोजीशन में होता है। फिर अथॉरिटेरियनिज्म का मैंने एक आपको बता दिया कि अथॉरिटेरियनिज्म का एक कल्चर डेवलप हो चुका था। यानी एक देखें, आपके पास एक कोई सोल्यूशन नहीं है जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास, तो आपके पास एक इंस्टीट्यूशन या एक पॉलिटिकल एलीट या एक लीडर आके कहता है कि मैं सारी चीज़ें आपको ठीक कर देता हूँ, तो आपको एक काफ़ी ज़्यादा एक राइज नज़र आता है फिर उस हिसाब से ओवरऑल अथॉरिटेरियनिज्म का। और जेनोफोबिया यानी एक डर की कैफियत, यानी जेनोफोबिया क्या है कि आउटसाइडर्स जो आप में से नहीं है, जो एक जिसकी कौम अलग है या जिसकी रेस आपसे अलग है, आप उससे डर पैदा करते हैं लोगों के अंदर। अदरिंग की एक चीज़ होती है, अदर हम हैं, आप हैं, हमारा ग्रुप इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप की एक बायस होती है।
तो वो xenophobic उसके अंदर टेंडेंसीज होती हैं, सॉरी। तो वो इसकी वजह से फिर जो है ना, वो एक xenophobia को एक्सप्लॉइट करने के लिए आपको एक एलीट चाहिए होती है, थोड़ा-सा मास मीडिया आपको चाहिए होता है, और उसको आप जब इस तरह से करते हैं, तो जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर एक ख़ास किस्म का डर होता है। अभी इस वक़्त भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर भी जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको एक ख़ास तरीके से एक पोर्ट्रे किया जाता है कि शायद ये जो है वो पाकिस्तान को, हमारे रिलीजन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और इसी तरह सारे एलिमेंट्स नहीं, ऑब्वियसली। इसी तरह इंडिया के अंदर इस वक्त जो मुसलमानों के साथ सलूक वहाँ पे हो रहा है, तो वो एक अजीब सी बात है कि एक तरफ तो आपकी 97-98% कह लें, या इंडिया की अगर आप मिसाल लें तो 80-85% वहाँ पे एक ही रिलीजन को मानने वाले लोग रहते हैं, और वो जो मेजोरिटी है 80% लोग, वो ये कहते हैं कि हमें माइनॉरिटी से थ्रेट है, जो कि इतने वीक भी हैं और इतनी थोड़ी सी तादाद में है। तो ये xenophobia है कि आप किसी एक ग्रुप के ऊपर डाल देते हैं कि ये जो है हमें नुकसान पहुंचाने के दरपे हैं, तो आप उनको एक इस एक खास लाइट में उसको उनको पोर्ट्रे करते हैं, जिसकी वजह से लोग आपके पीछे आते हैं कि ठीक है जी, आप हमें इनसे बचाएं। ऑल्दो कि आपको उनको बचाने की जरूरत भी नहीं होती आपको उनसे, लेकिन फिर भी लीडर्स इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर हिस्टोरिकल फैक्टर्स मैंने आपको इकोनॉमिक क्राइसिस का बताया। इकोनॉमिक क्राइसिस में ख़ास तौर पे आपने जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की इकोनॉमिक सिचुएशन थी, लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आई तो दैट वाज द लास्ट नेल ऑन द कॉफिन ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के सामने आई, जिसकी वजह से फिर रेडिकल सॉल्यूशंस देने वाले लोग आपके सामने आए, जिन्होंने कहा जी हम, वो एक वर्ड यूज़ किया जाता है पैनासिया, कि एक सिल्वर बुलेट, कि हम आपके द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल ईवल, सारी बीमारियों का एक इलाज, एक मैजिक पोशन की सूरत में आपको एक चीज़ मिल जाती है, और कहा जाता है कि जी ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारे आपके मसले हल कर देंगे। इस तरह के सिंपलिस्टिक आपको नैरेटिव पाकिस्तान के अंदर भी नज़र आते हैं, आपको इर्द गिर्द लोग कहते हुए मिलते हैं जी फलां इंस्टीट्यूशन को आप ठीक कर देना तो बस बाकी सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, फिर तो कोई मसला ही नहीं रहेगा। आप जी पुलिस को ठीक कर दें तो पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, आप जी ब्यूरोक्रेसी को ठीक कर दें तो पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। तो ये सिंपलिस्टिक किस्म के नैरेटिव्स, ये मैजिक पोशंस देने वाले लोग उस वक्त बहुत ज़्यादा उस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर काफ़ी ज़्यादा सामने आए। फिर ट्रीटी ऑफ वर्साई की जो हार्श टर्म्स थे, ये हार्श टर्म्स का जो एक वर्ड है, ये आपने रट्टा लगा लें, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, द हार्श टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साई। तो ये बहुत ज़्यादा उन्होंने रोल प्ले किया, और इसके अंदर आपने लाजमी, इसके अंदर मैंने शायद लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ, आपने इसके अंदर रेपरेशंस, एक ये वर्ड आपने लाजमी, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि रेपरेशंस जो थी वो बहुत ज़्यादा उन्होंने एक रोल प्ले किया था। और वॉर गिल्ट क्लास यहाँ पे शायद नहीं लिखी हुई, फिर शायद किसी और जगह पे लिखी होगी। तो वॉर गिल्ट क्लास जो है वो एक जो इसके अंदर शामिल की गई थी, वो बहुत एक यानी एक तरह से वो ह्यूमिलिएटिंग सी एक चीज़ थी जर्मनी के लिए। सो इकोनॉमिक क्राइसिस, ट्रीटी ऑफ वर्साई, फिर इंपीरियलिज्म एक ख़ास जो है ना, वो एक राइज पे था। अब देखें, जब कॉलोनियलिज्म आपके पास ऑलरेडी एक फुल स्विंग में है, जब ब्रिटेन के पास इतनी कॉलोनीज हैं, और फ्रांस के पास भी कॉलोनीज हैं, और उस तरफ जर्मनी भी कोशिश कर रहा है कि वो भी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी इसी एक नतीजा, हमने एक रीज़न हमने ये भी पढ़ी थी। तो इटालियंस को भी लगा कि क्यों ना हम भी अपना कुछ हिस्सा लें। इथियोपिया के अंदर एक बड़ी उनकी जंग हुई थी, तो उन्होंने भी ये कोशिश की कि हम भी अपना एक आर वर्जन ऑफ इंपीरियलिज्म हम भी असर्ट करें, दुनिया के ऊपर टेरिटरी गेन करें, और फॉरेन पॉलिसी हमारी अग्रेसिव होनी चाहिए। यानी आपकी नेशनलिज्म होगा, और उस नेशनलिज्म को आपने अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के थ्रू टेरिटोरियल गेन्स के अंदर आपने शामिल होना है, उसके अंदर आपने उसका मुकाबला करना है, आपको भी हिस्सा मिलना चाहिए। फिर उसके अंदर एक हिस्टोरिकल ये भी हो जाता है कि जी आप इटालियंस खुद से ये फील करते होंगे कि एक टाइम था जब रोम इटली का ही हिस्सा होता था, और इटली तो क्या, उसके अंदर ग्रीस भी था, ब्रिटेन भी उसके अंदर एक काफी हद तक शामिल था, इजिप्ट भी था, लिबिया भी था, यानी ये पूरे एक रीजन रोमन एम्पायर का हिस्सा होता था। तो आप देख रहे हैं कि आपका एक मुल्क है, लेकिन उसके पास ये अब चीजें सारी नहीं है। तो एक आपके पास भी एक होती है कि क्यों ना हम एक रिविजनिस्ट किस्म की आपकी उसके अंदर आ जाती हैं चीजें। सो इंपीरियलिज्म भी एक उसके अंदर फैक्टर था, और ये हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं। ये जो पहले तीन हम देखेंगे, ये हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या थे। उसमें हमने पहले ही मैंने आपको समरी में तो बता दिया, डिटेल में क्या है कि करिस्मेटिक लीडरशिप जो होती है ना, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। आप एक पूरी नेशन को आप
अपने पीछे लगा लेते हैं। और कहा जाता है कि हिटलर जो था वो खुद से इतनी चीजें नहीं बोलता था, वो लोगों की पल्स के ऊपर हाथ रखता था, यानी उसको पता होता था कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। ही वाज एन एक्सपर्ट प्रोपेगेंडिस्ट, कि उसको पता था कि लोग जो सुनना चाहते हैं मैंने वही बात करनी है। और जब वो लोगों के उन जज्बात को अपनी स्पीच के अंदर लेके आता था तो फिर लोग पागल हो जाते थे उसके पीछे, और वो जान देने पे भी राजी होते थे, मरने मारने पे, किसी चीज, वो इवन यानी इनोसेंट सिविलियंस को, इतने लोगों को कत्ल कर दिया गया। और आपको वो तस्वीरें आप देखते हैं कई दफा होलोकॉस्ट से रिलेटेड, तो एक एक तस्वीर बड़ी मशहूर हुई थी, वो एक ऑशविट्स कैंप था जर्मनी के अंदर, जहाँ पे सबसे ज्यादा, जर्मनी में ही था, पोलैंड में था, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा ज्यूज को जो है वो कत्ल किया गया था। और कत्ल उनको किस तरह से किया जाता था, वहाँ पे उन सबको इकट्ठा किया जाता था, और मर्दों को अलग कर दिया जाता था, और बच्चों को और औरतों को अलग कर दिया जाता था। और फिर गैस गैस चैम्बर्स बने हुए थे, और उन सबको कहा जाता था कि आप शावर लेने के लिए अंदर चलें। तो जब वो अंदर जाते थे तो वो वहाँ पे इस हद तक वो गैस चैम्बर्स की इतनी हीट और इस तरह से वो उनकी बॉडीज जो है वो मेल्ट हो जाती थी। तो जो वहाँ का स्टाफ था उनको इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती थी कि हम ये जो काम कर रहे हैं इतना गलत है। इस हद तक वहाँ पे यानी एक वो मेस्मराइज्ड पीपल थे, एक क्रिस्मेटिक लीडरशिप के पीछे वो इस हद तक चले गए कि उन्होंने किसी चीज़ का भी एक एहसास नहीं किया। और उसी के साथ दूसरी चीज़ ग्रुप आइडेंटिटी, मैंने आपको कहा एक चीज़ होती है अदरिंग, कि आपने मी या अस वर्सेस देम आपने कर दिया, ठीक है। अदरिंग का एक चीज होती है कि आप वी आर अस, दे आर अदर्स, ठीक है। तो ये, और फिर एक इन ग्रुप और आउट ग्रुप बायस होती है। तो यह आप यानी आपने एक पूरी की पूरी कौम को, या पूरी की पूरी जो आपके सामने लोग हैं, जो आपके साथ ही हैं, आपके मोहल्लेदार हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपने उनको अदर्स में डिक्लेयर कर दिया कि ये हम में से नहीं है, ये अलग हैं, ये बिल्कुल भी इनको मारना भी ठीक है, इनके जो मर्जी आप इनके साथ जुल्म करते रहें, इनके बच्चों को आप जिंदा जला दें, इनकी औरतों को जो मर्जी करते रहें। सो ये जो अदरिंग है, इसका एक बहुत ज्यादा होल्ड था। फैशिस्ट जो लीडर्स थे, जो उनके प्रोपेगेंडिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। और उन्होंने कहा कि जो आप एक अलग यानी नाज़ीज़ थे, उन्होंने कहा था आप एक अलग रेस हैं, आरियन रेस, उन्होंने कहा कि आप एक अलग रेस हैं, आप सुपीरियर हैं, आप हम सब इकट्ठे हैं। और ये जो ज्यूज हैं, जो ये जिप्सीज हैं, जो ये ब्लैक्स हैं, जो कम्युनिस्ट्स हैं, जो स्लैव्स हैं, ये सारे अदर रेसेस हैं, ये इस काबिल नहीं है कि इनके साथ हम इनको अपने बराबर समझे। तो एक ग्रुप आइडेंटिटी आपने दे दी कि हम ये जो आर्यन रेस हैं ये खास कौम है, ये गिफ्टेड हैं, ये सिलेक्टेड हैं, जो भी है। और जो दूसरे हैं उन सबको आपने अदर्स डिक्लेयर कर दिया, तो आपकी एक खास ग्रुप आइडेंटिटी बन गई, जिसकी वजह से एक खास फिनोमेना जिसको कहते हैं डीह्यूमनाइजेशन, आपने एक पूरी की पूरी जो यानी आप जब उनको मार रहे होते हो तो आप ये नहीं सोच रहे होते कि ये इंसान है, इनकी फैमिलीज हैं, इनके बच्चे हैं, इनकी बीवी है, इनकी प्रॉपर, इनकी भी एक इमोशनल आप यानी वेल बीइंग है, ये सारी चीजें आपने बिल्कुल साइड पे कर दी। और आपने उनको सिर्फ ये देखा कि हम एक खास, हम हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, या हम मुसलमान हैं और ये हिंदू हैं। इस तरह से आपने अदरिंग कर दी या डीह्यूमनाइजेशन कर दी कि इनको मारना, इनको जलाना, इनके साथ जो मर्जी जुल्म करते रहो ये जायज़ है। तो ये एक जो फिलॉसफी थी इस फैशिज्म के अंदर ये भी शामिल थी। और फिर फैशिस्ट बड़े मास्टर्स थे प्रोपेगेंडा के और डर फैलाने के। यानी आप अगेन वही बात है कि 80% की जो मेजोरिटी है वो 20% को ये कह रही है कि ये हमारे खिलाफ हैं, ये हमें ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बात है। पाकिस्तान के अंदर भी ये होता है और इंडिया के अंदर भी ये होता है, और भी काफ़ी सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये चीज़ें अभी भी आपको नज़र आती हैं कि लोग ये समझते हैं। यूरोप के अंदर इसी तरह से आपको इस्लामोफोबिया नज़र आता है, वाइट सुप्रीमेसिस्ट जो है वो अब आज भी यही कहते हैं, नियो नाज़ीज़, वो ये कहते हैं कि जी ये जो इस्लाम इस यूरोप में फैल रहा है, ये जो मुसलमान यूरोप में फैल रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो ये चीज़ें पहले भी चलती रही हैं, अभी भी चल रही हैं। लेकिन फैशिज्म की बात ये थी कि वो बड़े मास्टर्स थे और फियर एंड प्रोपेगेंडा के, यानी उनको टैक्टिक्स ऐसे आते थे कि वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के नैरेटिव्स बनाते थे और पब्लिक सपोर्ट और बड़े अग्रेसिव तरह से लोगों को अपने साथ मिला लेते थे। अच्छा, अब उसमें दो अलग मैंने आपको कहा कि एक फैशिज्म है और दूसरा नाज़िज़म है। ये दो एक ख़ास किस्म की आइडियोलॉजीज़ हैं जो कि आप उनको इकट्ठा भी देख सकते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे की डिफरेंसेस भी हैं जिनको हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि ये क्या था। अब मैंने आपको बताया कि
दोनों जो ये फैशिज्म जो है, अगेन पहले मैं आपको उनके जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। अथॉरिटेरियनिज्म, एंटाई डेमोक्रेटिक, इरेशनल, और फिर एक्सट्रीम एक आइडियोलॉजी, फिर एंटाई इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। ये 5-6 चीजें इनके अंदर थी जो दोनों के अंदर कॉमन थी। फिर उसके अंदर जो नाज़िज्म है उसके अंदर कुछ और क्वालिटीज भी थी। सो पहली चीज क्या आ जाएगी इनकी, अथॉरिटेरियनिज्म। इनके अंदर एक खास कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें स्टेट ओवर इंडिविजुअल, आपकी स्टेट बहुत ज्यादा मैटर करती है। अभी हम जो बात कर रहे हैं ये इटालियन फैशिज्म की हम बात कर रहे हैं। उसके जो यानी बेनितो मुसोलिनी जो था वो उसका इटालियन था ये, और इटालियन फैशिज्म की जब बात आती है तो नॉर्मली इसका मतलब इटालियन फैशिज्म लिया जाता है, और उसके जो लीडर था वो बेनितो मुसोलिनी था। सो इनका जो यानी इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसमें यह था कि अथॉरिटेरियनिज्म, स्टेट ओवर इंडिविजुअल। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसमें स्टेट को जो है ना, खासतौर पे नेशन, आप इसमें वर्ड नेशन ज्यादा बेहतर लगेगा कि नेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल मैटर नहीं करता, नेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जो नेशन है वो उसका एक खास, उसके अंदर एक यानी इकट्ठा उसके अंदर आप उनको करेंगे, और इकट्ठे में एक पावर एलीट जो होगी उसके पास एक खास किस्म की अलग से पावर होगी, और वो उसको इस्तेमाल करेगी पावर को, और जो बाकी पूरी की पूरी नेशन है उसने उसको फॉलो करना है। जो उसको फॉलो नहीं करता वो एंटाई नेशनल है, वो गद्दार है, उसको आप डिक्लेयर कर देंगे कि जी ये मुल्क दुश्मन है, और उसके खिलाफ आपका एक यानी महाज बनाएंगे, और उसको आप हो सकता है उसको आप मारने पे भी तुल जाएं कि जी इसको डिक्लेयर करो एंटी नेशनल और इसको खत्म करो। इसकी उसकी डिसेंट जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। फिर एक्सट्रीम नेशनलिज्म बहुत ज्यादा था इसके अंदर। इसका एक नारा कहते थे कि थिंक विद ब्लड। इरेशनलिज्म का मतलब ये है, वो कहते थे कि अकल समझ की बात नहीं है, सारी की सारी बात जज्बे की। आप थिंक विद ब्लड, आपको अपने खून से सोचना चाहिए। और खास तौर पे जो नाज़ीज थे वो रेस के हवाले से कहते थे। तो ये जो फैशिस्ट थे, इटालियन फैशिस्ट, ये कहते थे कि नेशनल आइडेंटिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। आपको ये भूल जाना चाहिए कि आप जंग में जा रहे हो तो आप जीतोगे या हारोगे, आपने बस हमला करना है तो करना है। अगर आपको ऑर्डर दे दिया गया है कि आपने ये काम करना है तो आपने करना है। ये नहीं सोचना कि ये अकल में है, ये समझ में है, ये नहीं है। अगर आपकी नेशन ये चाहती है कि एक्सपेंड किए जाए, टेरिटरीज गेन किए जाए, तो आपने उसको गेन करने के लिए करना ही करना है। जिंगोइज्म और यानी मिलिट्रिज्म इसके अंदर बहुत ज्यादा था, जंग के ऊपर जो बहुत ज्यादा एम्फोसिस था। बेनितो मुसोलिनी कहा करता था कि मैनहुड इज टू वॉर एज वुमेनहुड इज टू चाइल्ड बर्थ, कि जो आपकी औरतों का जिस तरह से रोल है ये एक खास उनका रोल है, और जो मर्दों का रोल ही यही है कि आपने जंग लड़नी है, यानी आपका काम ही यही है कि आपने जंगें लड़नी है। वो मर्द ही नहीं है जो जंग लड़ने में इंटरेस्टेड ना हो, जो वायलेंस में इंटरेस्टेड ना हो, जिसको ये बहादुरी और ये कमालात और ग्लोरी को जो एक्सेप्ट ना करता, वो उसको आप उसको सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती थी उस वक्त की। दूसरी चीज टोटलिटेरियनिज्म, यानी टोटलिटेरियनिज्म का मतलब, अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब ये है कि आपने एक पावर को सेंट्रलाइज कर दिया जिसके ऊपर एक कंट्रोल एक ग्रुप के पास आ गया। एक स्मॉल ग्रुप हो सकता है, या एक क्रिस्मेटिक लीडर हो सकता है, या एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है। जो टोटलिटेरियनिज्म है उसका मतलब ये है कि आपने हर शोबे के अंदर उसी पावर को इस्तेमाल करना है। यानी इकोनॉमी भी स्टेट चलाएगी, मीडिया भी स्टेट चलाएगी, और उसके बाद बिजनेस भी, कॉरपोरेशंस भी, हर चीज स्टेट चलाएगी, और उस स्टेट को फिर यूज किया जाएगा एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनलिज्म। यानी आपने तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी को कंट्रोल करना है, हर चीज आपके इख्तियार में होगी, और हर चीज की एक डायरेक्शन होगी। उस आइडियोलॉजी के मुताबिक आप उसको चलाओगे, और उसका एक यानी आपने उसको यूज करना है हर चीज को अपने उस पर्पस के लिए। और डिसेंट इसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, और जो भी आपका मीडिया है वो सारे का सारा आपके कंट्रोल में होगा, या एटलीस्ट उसमें सेंसरशिप होगी, आप वो फ्रीली अपनी बात नहीं कर सकेगा। सो टोटलिटेरियनिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म ये दोनों इसके अंदर क्वालिटीज हैं, और ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। फिर मिलिट्रिज्म का मैंने आपको बताया कि मिलिटरिज्म, थिंक विद ब्लड एक चीज आ गई। फिर जिंगोइज्म भी इसके अंदर एक वर्ड यूज होता है कि आपको एक शोविनिज्म या जिंगोइज्म, कि आप बस जो है ना वॉर के ऊपर भी सोच रहे हो,
और एक एक्सट्रीम आपकी जो है ना वो एक आइडियोलॉजी है, और आप समझ तो यही हो कि बस आपने एक यानी जंग और बहादुरी यही चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। आपको सिर्फ यही देखना है कि आप कितने से ज़्यादा एक दूसरे से ज़्यादा मुकाबले करके आप जीत सकते हो या नहीं जीत सकते। आपकी एक मुकाबलाबाजी हुई है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सोशल डार्विनिज्म की एक फिजा चली हुई है कि जो सबसे ज़्यादा वायलेंट है, ये जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसी का हक बनता है, उसका हक बनता है कि वो दूसरे को कंट्रोल करे और अपना हिस्सा जितना वो वसूल कर सकता है सोसाइटी में से या इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो उसको कंट्रोल कर सके। और फिर जाहिर है जब आपने ये आइडियोलॉजी रखी तो उसकी एक कॉन्सिक्वेंस एक्सपेंशनिज्म आ जाता है आपके पास। जाहिर है आपने किधर लड़ाई करनी है, आपके पास एक मुल्क है, आपके पास कौम है, आपके पास इकोनॉमी है, और आप एक वॉर की आइडियोलॉजी को अगर आप अपने उसके अंदर आपने ले लिया है तो वो किधर जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे आपने एक्सपेंशनिज्म के ऊपर ही जाना है ना। तो ये मिलिट्रिज्म के अंदर इसके जो फैशिज्म को अगर आप हिटलर का देखते हैं, ऑल्दो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो हिटलर का फैशिज्म था या जो जर्मन नाजीज्म था वो ज्यादा एक्सपेंशनिस्ट था। इटालियंस भी थे फैशिस्ट, इटालियन फैशिस्ट भी एक्सपेंशनिज्म पे बिलीव करते थे, लेकिन जो उसकी मैनिफेस्टेशन थी, या आप ये कह सकते हैं कि हिटलर को वो पावर उसके पास थी और इटालियंस के पास शायद वो पावर नहीं थी कि वो इतना ज्यादा एक्सपेंड कर पाते। अगर उनके पास भी इतनी ज्यादा पावर होती, टेक्नोलॉजी होती, ये सारी चीजें होती, तो मे बी वो भी ये काम करते। बहरहाल जो हिस्टोरिकल फैक्ट यही है कि जो नाजीज्म था वो ज्यादा एक्सपेंशनिस्ट था, और जो इटालियन फैशिज्म था उसने इतना ज्यादा एक्सपेंशनिज्म के ऊपर जोर नहीं दिया या उसको इतनी ज्यादा कामयाबी नहीं हुई। फिर जो एक इटालियन फैशिज्म की एक क्वालिटी थी वो एंटी कम्युनिज्म भी थी। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये रशिया के अंदर जब इनकलाब आया था तो ये बड़े खिलाफ थे नेशनलिस्ट। बेनितो मुसोलिनी बहुत ज्यादा खिलाफ था कम्युनिस्ट के, और वो इनको एक सब ह्यूमन कैटेगरी के अंदर शामिल करता था कि ये लोग इस तरह के बेवकूफ लोग हैं, इनको अक्ल ही नहीं है बिल्कुल, ये तो इंसान ही नहीं है। और रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी भी थी, इटालियन फैशिज्म के अंदर भी थी, लेकिन इस हद तक नहीं थी जितनी जर्मन नाजीज्म के अंदर थी। रेसिज्म इस हद तक था कि आप इटालियन है, लेकिन ये इटालियन ज्यादा था नेशनलिज्म की बेस पे, ये नेशनहुड। देखिए आप एक इटली के अंदर अगर आप रहते हैं और आप किसी भी रेस से ताल्लुक रखते हो, तो जो आपकी यानी जो फैशिज्म है इटालियन, वो आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं हमने आपको यहाँ से निकालना है। लेकिन जो नाजीज्म था उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक आर्यन रेस ही चलेगी, बाकी सबको हमने या मारना है या इनको हमने ईस्ट की तरफ धकेल देना है, ताकि ये हमारा एक लेबनस्ट्रॉम की एक उन्होंने पॉलिसी रखी थी कि सिर्फ जो हमारी टेरिटरी है वो सिर्फ और सिर्फ आर्यन रेस के लिए ही रहेगी, उसके अंदर इम्प्योर ब्लड शामिल नहीं होगा। आर्यंस को वो कहते थे कि ये प्योर रेस हैं, बाकी सारे के सारे इम्प्योर हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको हमने ईस्ट की तरफ बारबेरियंस को और इन जंगलियों को हमने उधर भेजना है, ये इनको मार देना है, जो जाता है भाग जाए, जो नहीं जाता उसको हम खत्म कर देंगे। लेकिन इटालियन फैशिज्म के अंदर ये इस तरह से इतना नहीं था। हाँ ये जरूर था कि हम इटालियन हैं और वो दूसरे जो है वो इटालियन नहीं है। लेकिन ये नेशनहुड का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था वो एक तरह से पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पे आप, ये सिटीजनशिप इसमें ज्यादा इन्वॉल्व थी और रेशल इसके अंदर एलिमेंट कम था। और उसके बाद कॉर्पोरेट कोलैबोरेशन। बेनितो मुसोलिनी जो था ना वो स्टेट को एक तरह से कॉर्पोरेट ही समझता था, यानी जो स्टेट है वो नेशनलिज्म के नीचे आती है, यानी नेशनलिज्म सबसे ज्यादा सुप्रीम है। उसके अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आपने नेशनलिज्म को प्रमोट करना है, आपने एक नेशन को स्ट्रेंथन करना है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं। एक उसमें इंस्ट्रूमेंट क्या है, आपकी स्टेट। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, आपकी इकोनॉमी। यानी हर जो आपका शोबा है जिंदगी का कोई भी शोबा है, वो सारे के सारे आपने उनको यूज करना है नेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये कॉर्पोरेट आपका बिजनेस जितना के जितना होगा वो सारे का सारा स्ट्रेंथन करेगा नेशन को, पहले स्टेट को, और जाहिर स्टेट जब स्ट्रेंथन होगी तो आपकी नेशन स्ट्रेंथन होगी। तो ये कॉर्पोरेट एक उन्होंने इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश की। ऑल्दो कि अगेन ये कम्युनिस्ट नहीं थे, ये नहीं कहते थे कि आपने ऑनरशिप रखनी नहीं है,
ये पब्लिक ओनरशिप में बिलीव नहीं करते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर ये बिलीव करते थे, लेकिन अपना कंट्रोल बहुत ज्यादा असर्ट करते थे। कहते थे कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसका फायदा मुल्क को हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आपके बिजनेस की जरूरत पड़ गई है तो वो भी हम इस्तेमाल करेंगे, स्टेट उसको इस्तेमाल करेगी, क्योंकि नेशन जो है उसकी जो है ना वो इंटरेस्ट सुप्रीम है। तो वो काफी सारी ऐसी कंट्रोल भी करते थे कॉरपोरेशंस को भी और इकोनॉमिक एंटिटीज को भी। दूसरे नंबर पे नाजीज्म है। नाजीज्म के अगेन मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो बता दी हैं वो सिमिलर हैं उसमें। टोटलिटेरियनिज्म, आपने ये जो पहले 3-4 पढ़े हैं ये आप इनको इकट्ठा करेंगे, दोनों के अंदर ये हैं, यानी कि इसमें आ जाते हैं आपके अथॉरिटेरियनिज्म, नेशनलिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, मिलिट्रिज्म और एंटी कम्युनिज्म और डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन ये कॉर्पोरेट कोलैबोरेशन था, ये फैशिज्म का ज्यादा था। लेकिन इसके अंदर फिर आगे कुछ पॉइंट्स नाजीज्म के अंदर और भी थे। ये क्या था, ये इट वाज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ फैशिज्म। और जो एडोल्फ हिटलर था उसकी पार्टी थी नाजी पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। अगेन ये नेशनल सोशलिस्ट तो है, सोशलिस्ट से यहाँ पे मुराद कम्युनिस्ट नहीं है। अभी जो इस वक्त सोशल डेमोक्रेसीज हैं वो समझती हैं, वो उसके अंदर यानी एक सोशलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी हैं। लेकिन बेसिकली उस वक्त का जो कम्युनिज्म था वो काफ़ी प्योर आप उसको कहेंगे कम्युनिज्म था। उसके बाद फिर ये कम्युनिज्म इवॉल्व होकर सोशलिज्म की तरफ आया है। तो बहरहाल ये जो पार्टी थी एंटी कम्युनिस्ट थी, इसका सोशलिज्म के साथ ताल्लुक नहीं था। मेन इनका जो पॉइंट था वो रेशल सुपीरियरिटी का था। ये जो हिटलर था ये कहता था कि दुनिया में रेस एक ही है काम की, आर्यन रेस जो है वही सिर्फ काम की है, बाकी सारी की सारी इम्प्योर हैं और जितनी भी उनको ख़त्म किया जाए इतना बेहतर है। इस हद तक ये अभी जो जर्मनी है वो इसका बिल्कुल उल्ट है। इस वक्त जो जर्मनी के लोग हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल रिजेक्ट कर चुके हैं, इस थ्योरी को, और इस हद तक उन्होंने रिजेक्ट किया है कि अभी अगर आप उनके सामने इसके बारे में कोई मजाक भी करते हैं तो वो इस चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं। एक मेरा दोस्त है जर्मनी में, तो उसने एक दफ़ा बताया कि वो उसकी जो अपनी यानी वो आराई है, तो वहाँ पे कहता कि मैंने मजाक किया, वहाँ के एक जर्मन था, तो मैंने उसे कहा कि तुम और हम जो है ना एक जैसी हैं, आप आर्यन हैं और हम आराई हैं। तो कहता कि दोबारा उस बंदे ने कभी मेरे साथ बात नहीं की, ऑल्दो ही वाज इस रूम, यानी वो उसका जो डॉम में रहता था, लेकिन उस मजाक को इतना यानी वो बुरा समझते हैं इस वक्त की जो उनकी कंडीशन है कि वो आर्यन रेस का अगर आप उनके सामने नाम लेते हैं या नाजीज्म के बारे में उनसे मजाक करते हैं तो उस चीज़ को बहुत अब बुरे तरीके से लेते हैं। लेकिन उस वक्त ये चीज़ उल्ट थी और उस वक्त पूरी की पूरी कौम इसके अंदर इन्वॉल्व थी। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये हिटलर ने ये सारा कुछ किया था, ये नाजी पार्टी ने ये कुछ किया था। ऐसा नहीं था, पूरी की पूरी कौम उसके अंदर इन्वॉल्व थी और सब लोगों ने कंप्लिसिट होके एक ये जो इतना बड़ा जुल्म किया था वो सब ने मिलकर किया था। सो बहरहाल आर्यन रेशल सुपीरियरिटी एक इसके अंदर बहुत ज़्यादा आई थी और इन्होंने कहा था कि जी एक रेसेस की ना हायरार्की है, ऊपर सबसे आर्यंस हैं, उससे नीचे फिर बाकी सारी रेसेस हैं और आपकी सबसे जो एक यानी टॉप की प्योर रेस अब आर्यंस हैं। और ये रेस ओवर स्टेट में बिलीव करते थे। हमने पीछे उसका पढ़ा कि वो स्टेट ओवर इंडिविजुअल या नेशन ओवर इंडिविजुअल में बिलीव करते थे, लेकिन ये कहते थे कि रेस जो है वो स्टेट से भी ऊपर है, रेस नेशन से भी ऊपर है। नेशन तो ऐसा उनके फिर नेशन और रेस एक ही चीज बन जाती थी, लेकिन वो स्टेट को इतनी अहमियत नहीं देते थे। वो कहते थे स्टेट कोई चीज नहीं है, स्टेट अगर है तो उसको एक्ट करना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ रेस। और रेस कौन सी? आर्यन रेस, यानी आर्यन रेस का जो है वही सिर्फ होना चाहिए और स्टेट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो रेशल सुपीरियरिटी को प्रमोट करने का बायस होना चाहिए। फिर इसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक एंटी सेमिटिज्म। एंटी सेमिटिज्म का मतलब होता है आप ज्यूज के खिलाफ अगर कोई बात करते हैं या आप उनसे नफरत करते हो, बेसिकली इसका यह है कि आप ज्यूश पीपल के साथ, ज्यूश रिलीजन के साथ या ज्यूश जो रेस है उसके साथ अगर आप उनसे नफरत करते हैं तो ये उसको एंटी सेमिटिज्म बोला जाता है। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा जो एम्फोसिस है वो नाज़ीज़ के ऊपर दिया तो जाता है, लेकिन एक चीज जो एक डार्क रियलिटी है यूरोप की, और यूरोप के अंदर जो क्रिश्चियन फेथ जिस तरह से वहां पे डेवलप हुआ, ये ज्यूज को क्रिश्चियंस बहुत बुरी तरह से तंग करते थे और मारते थे और इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एक रेशली जुल्म किया जाता था। ऑटोमन एम्पायर के ज़माने में ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि ज्यूज जो थे वो हिजरत करके यूरोप से ऑटोमन एम्पायर में आके आबाद होते थे, क्योंकि यहाँ पे उनको अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता था।
तो यूरोप के अंदर एक हिस्ट्री है, ये नाजीज ने नहीं ये काम शुरू किया था, इसके पीछे एक हिस्ट्री है डिस्क्रिमिनेशन की और एक ज्यूज को टारगेट करने की। सो ये एंटी सेमिटिज्म जो है वो पीछे से आ रहा था, लेकिन हिटलर ने इसको फिर बहुत ज्यादा उरूज पे ले गया। और हिटलर का था कि वो रेस के ऊपर उसका बेस था, जो ज्यूइश या क्रिश्चियंस का था वो आपस में रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था। सो ये एंटी सेमिटिज्म जो था उसकी फिर मैनिफेस्टेशन हमने देखी। 6 मिलियन ज्यूज जो है वो उनको कत्ल किया गया, और स्टेट ने उसके लिए मुख्तलिफ मरकज बनाए, जिसको होलोकॉस्ट इस पूरे फिनोमेना का यानी जो मर्डर हुआ था, ये सारा जुल्म हुआ था, इसको होलोकॉस्ट बोला जाता है। तो ये एंटी सेमिटिज्म एक नाजिज्म की इसका एक पॉइंट था। फिर यूजेनिक्स एक चीज, एक कॉन्सेप्ट है। यूजेनिक्स का मतलब ये है कि आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं, जिस तरह से जानवरों के अंदर या पौधों के अंदर की जाती है। तो ये जो नाज़ीज़ थे ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग इंसानों के अंदर भी उसके हामी थे। ये कहते थे कि जो आर्यन रेस है उसको प्योरीफाई किया जाना चाहिए। अगर कोई किसी आर्यन लड़के ने किसी नॉन आर्यन लड़की से शादी की हुई है तो उसको फौरन उससे अलग होना चाहिए, ताकि प्योर आर्यन रेस, लड़का भी प्योर हो, लड़की भी प्योर आर्यन रेस से हो, ताकि प्योर आर्यन रेस आगे डेवलप हो सके। और ये तो सिर्फ एक चीज आ गई, यानी शादी या रिलेशनशिप के मामले में ये इस चीज में बिलीव करते थे कि अगर आप इनको कत्ल करें, जो भी नॉन प्योर आर्यंस हैं, आप उनका खात्मा करें। तो यूजेनिक्स जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक था नाजीज का। फिर फ्यूरर प्रिंसिपल, फ्यूरर इसको फ्यूरर कहा जाता था, जो उनका चांसलर था, हिटलर को फ्यूरर कहा जाता था। फ्यूरर एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है लीडर। तो लीडर की सुपेरियोरिटी, लीडर ने जो कह दिया है वो गलत है, वो सही है, जो मर्जी वो कह रहा है, उससे कोई आगे से ये नहीं कहेगा कि आप गलत कह रहे हो या कोई डिसेंट। उसने अगर आपको ये कहा है कि आप मशवरा दो, फिर तो आप दे सकते हो, अदरवाइज यानी एक बहुत बड़ा डिसीजन जो हिटलर ने गलत किया था वो सोवियत यूनियन को अटैक करने का था, और वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं थी कि वो हिटलर को ये बता सकता कि वहां पे एक वक्त नुकसान हो रहा है, या जब ये फैसला किया गया तो किसी की ये जुर्रत नहीं थी, या किसी को ये उनको अलाउ नहीं था कि वो हिटलर को आगे से कहते कि सर ये पॉलिसी आपकी गलत है। सो ये एब्सोल्यूट अथॉरिटी एक्सेप्ट की जाती थी नाजीज्म के अंदर। फिर नाजीज का एक थर्ड राइख बनाने का इनका एक मंसूबा था, और वो ये कहते थे थर्ड राइख के जरिए से पूरे यूरोप के अंदर ये पहले डोमिनेट करेंगे और उसके बाद एक्सपैंड करेंगे, जिसका जो नाजीज्म के ऊपर ये सारी की सारी बेस्ड होगी। उसके अंदर नाजी आइडियोलॉजी होगी, आर्यन रेस की सुपेरियोरिटी होगी, और बाकी जो होंगे वो आर्यंस के लिए काम कर रहे होंगे। सो ये उन्होंने थर्ड राइख इस्टेब्लिश करने का उनके एक मंसूबा था। फिर एग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म, इसका एक ऑब्वियसली मैंने पीछे भी पढ़ाया आपको कि ये पूरे यूरोप के अंदर इनका क्या किस तरीके से इन्होंने एक ब्लिट्जक्रीग की पॉलिसी लगा के, और पूरे यूरोप, कॉन्टिनेंटल यूरोप तकरीबन सारा इनके कंट्रोल में आ चुका था। पोलैंड से लेके दूसरी तरफ नॉर्मंडी के जो बीच है फ्रांस का, वहां तक पूरे का पूरा यूरोप नाजीज के कंट्रोल में आ चुका हुआ था। सो ये बड़े एग्रेसिवली इन्होंने एक्सपैंड किया और एक एम्पायर बिल्ड करना चाहते थे नाजीज। फिर प्रोपेगेंडा इनका एक बहुत जबरदस्त टूल था, यानी एक बड़ा एक क्रूशल रोल प्ले किया प्रोपेगेंडा ने। आप अगेन जब फिर देखते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये एक लीडर है जो इतना इन्फ्लुएंशियल हो गया ना, उस वक्त एक ये इस तरह से सोशल मीडिया या इस तरह के मीडिया के जराए तो नहीं थे, लेकिन जो उस वक्त के जराए थे, रेडियो, मूवीज और अखबार या पैम्फलेट से, जो इस तरह के जराए थे, उनको बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली और उसको अग्रेसिवली यूज़ किया गया। एक इनके एसएस रेजिमेंट थी, और एक प्रोपेगेंडिस्ट, पता नहीं उसका नाम अब मुझे, गेबल मेरे ख्याल में, हाँ गेबल इसका एक प्रोपेगेंडिस्ट था जिसने बहुत ज़्यादा इस पे पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट कर, हाँ ये लिखा भी हुआ है, जोसेफ गेबल्स। तो ये बहुत मशहूर था इस मामले में। नाजी प्रोपेगेंडा इस बंदे के ऊपर बेस्ड था, इसने इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, इतना ज़्यादा यूज़ किया, इसका कोई मुकाबला पूरी दुनिया में उस वक्त नहीं था। यानी इस तरीके से पूरी नेशन को एक तरह से इसने उसकी फैसिनेटेड नेशन थी उनके पास, और उनकी जो आइडियोलॉजी थी या उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस था, उसको इसने सही पूरा तरीके से एक्सप्लॉइट किया था।
लेबेंसराum इनका एक प्रोग्राम था नाज़ीज़ का, और ये जो ख़ास जो है ना एक रेस की सुपीरियॉरिटी को करने के लिए, और ये अगेन वही आपको इसमें नज़र आता है कि ये चाहते थे कि सिर्फ आर्यंस ही जो हैं वो दुनिया के अंदर डोमिनेट करें, ख़ास तौर पे यूरोप के अंदर। तो ये चाहते थे कि इस रेस को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया भी जाए, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो। तो जो भी जर्मन औरतें प्रेग्नेंट होती थी उनको बड़ा वैल्यू दी जाती थी, ख़ास तौर पे वो जो प्योर रेस, प्योर ब्लड होती थी, जिनकी आर्यन रेस होती थी, जिनकी शादी आर्यंस के साथ होती थी, तो बड़ा सपोर्ट किया जाता था उनको। और एक उसके लिए अलग होम बनाए गए, अलग सेंटर्स बनाए गए, लेबन्स बॉम होम बनाए गए, जहाँ पे इसको जो है ना वो यानी उनको सपोर्ट किया जाता था और बहुत ज़्यादा उनको एक वैल्यूएबल समझा जाता था, ताकि आर्यंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। फिर इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है जो एक फिलॉसफी से रिलेटेड है। एक कॉन्सेप्ट था उबरमेंश का, फ्रेडरिक नीची का ये कॉन्सेप्ट था। और फ्रेडरिक नीचे का ये मानना था कि इंसान अपनी अगर जब पूरी सलाहियत को इस्तेमाल करता है तो वो सुपरमैन यानी एक वो दूसरों से एलिवेट हो सकता है, आम इंसानों से वो एलिवेट हो सकता है, ऊपर आ सकता है। यानी उसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जो भी लोग बहुत ज़्यादा एक तरह से अपनी सारी की सारी सलाहियतें इस्तेमाल करते हैं, मेहनत भी करते हैं और उसको सारी चीज़ें करते हैं, तो वो एक सोसाइटी से ऊपर आ जाते हैं और वो फिर इलीट का हिस्सा बन जाते हैं। तो इसने कहा कि ये लोग फिर उबर मेंश हैं, ये सुपरमैन है जो इतनी ज़्यादा अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो नाज़ीज़ थे उन्होंने अंडरमेंश का एक कॉन्सेप्ट साथ ही ऐड किया, ये उसका नहीं था, फ्रेडरिक नीचे का नहीं था। नाज़ीज़ ने ये अडॉप्ट किया। अंडरमेंश का मतलब था कि जो बिलो ह्यूमन, सब ह्यूमन जो लोग हैं, यानी जो आपकी जो रेस है, एक एक तरफ आपने ऊपर जब देखा तो उबरमेंश होना चाहिए, फिर उसके बाद पॉलिटिकल एलीट। उबरमेंश आपका एक लीडर है, यानी आपका फ्यूरर जो है वो उबरमेंश है, वो सुपरमैन है, वो सबसे ऊपर होगा। उसके बाद फिर पॉलिटिकल एलीट होगी, उसके बाद आम लोग होंगे जो कि आर्यंस हैं, ठीक है, लेकिन वो उस तरह से पॉलिटिकल एलीट का हिस्सा नहीं है, ना वो उबरमेंश हैं। तो उसके नीचे जो लोग होंगे वो अंडरमेंश है। वो कौन कौन से हैं? वो ज्यूज भी हैं, वो जिप्सीज भी हैं, वो ब्लैक्स भी हैं, वो कम्युनिस्ट भी हैं, जो भी रेसेस हैं आर्यन से नीचे हैं। तो उनका एक सब ह्यूमन कैटेगरी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, और इनके बारे में उनका ख्याल था कि इनके साथ आप जो मर्जी सलूक करना चाहें आप कर सकते हैं। तो फ्रीडरिक नीचे का एक रोल कहा जाता है कि नाजिज्म के अंदर है, ऑल्दो उसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं था, वो इससे पहले उसकी बहुत पहले डेथ हो चुकी थी। लेकिन हिटलर ने उसके घर काफ़ी ज़्यादा विजिट किया था, और उसकी जो बहन थी वो हिटलर के साथ उसकी मुलाकात हुई थी। और उसकी काफ़ी सारी ऐसे राइटिंग्स हैं, जो बुक्स हैं, जो उसकी बहन ने बाद में पब्लिश की थी। तो ये भी कहा जाता है कि ये असल में उसकी बहन की जो ये चीज़ें थी। तो खैर, उसके बाद जो हमारा एक टॉपिक रशियन रेवोल्यूशन का है, इसमें बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें इवेंट्स ज़्यादा हैं और वो याद करने वाले हैं, तो ख़ास इसमें समझने वाली ऐसी चीज़ें नहीं है। ये है कि 1917 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर वन चल रही थी, तो उस वक्त रशिया के जो ज़ार निकोलस की गवर्नमेंट थी वहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी का शिकार थी। एक तो वो ज़ार जो था वो बहुत ज़्यादा एक अनस्टेबल पर्सन भी था, उसकी बहुत ज़्यादा कोई एबिलिटी इतनी नहीं थी। और दूसरा 1905 में जापान के साथ रशिया की एक जंग हुई थी जो रशिया हार गया था। इवन दो कि रशिया एक बहुत बड़ी पावर था, एक एम्पायर था, लेकिन जो जापान था उस वक्त बहुत राइज कर रहा था टेक्नोलॉजी में, और इस तरह से उनके पास अच्छे वेपन्स भी थे। तो बहरहाल ये जंग जो थी इसके अंदर बड़ी ह्यूमिलिएटिंग सी डिफीट हुई रशियंस को। तो उसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा डेंट पड़ा क्रेडिबिलिटी के अंदर। जो जार निकोलस की जो गवर्नमेंट थी, जार निकोलस वन था शायद उस वक्त, तो उसका एक असर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। फिर एक और चीज़ उस वक्त ये थी कि एक मिडिल क्लास ग्रो कर रही थी रशिया के अंदर। पेजेंट्स जो थे उन्होंने
Recording in और progress. साथ ही फिर ये भी हुआ कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो वापस रिटर्न हुआ उसका रशिया। वो पहले एग्जाइल में था, आई थिंक वो जर्मनी में था, और जर्मन गवर्नमेंट ने आई सपोज उनकी हेल्प की ताकि वो वापस रशिया जा सकें और वहाँ पे जाके ताकि रशिया जो है वो इस जंग से निकल सके, बाहर हो सके। सो व्लादिमीर पुतिन व्लादिमीर लेनिन जो है वो रशिया गए, तो वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को दोबारा बहुत ज़्यादा उभार दिया, और जो मिडिल क्लास है उसको उन्होंने एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी दी। तो फिर 1917 के अंदर रशियन रेवोल्यूशन आया, जिसमें बोल्शेविक पार्टी जो है वो उसने इक़्तिदार संभाल लिया, और जो ज़ार निकोलस है और ज़ार निकोलस टू और उसकी जो बीवी थी ज़ारीना, उसको कत्ल कर दिया गया उन सबको, और रोमानोव डायनेस्टी का यहाँ पे खात्मा हो गया। तो जब ये खात्मा हुआ तो फिर उसके बाद ये व्लादिमीर लेनिन जो है वो 1924 तक जिंदा रहा था। फिर जोसेफ स्टालिन की गवर्नमेंट आ गई थी वहाँ पे, तो उसकी वजह से फिर ये जो डेवलप हुआ आपका पूरे का पूरा एक सिस्टम नए सिरे से एक डेवलप हुआ कम्युनिज्म का। जो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, उसने जो प्रोग्राम दिया था कि एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होना चाहिए, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होना चाहिए, तो व्लादिमीर लेनिन ने उसके अंदर कुछ चेंजेस करके उसको इम्प्लीमेंट करवाया, और ये यानी एक पहला कम्युनिस्ट का तजर्बा हमारे सामने आया। और फिर ये एक्सपेंशनिज्म की तरफ ये चलता गया। क्योंकि इसके अंदर एक ख़ास एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी थी कि आपने पूरी दुनिया के जो वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइटेड वाली एक बात थी कि आपने पूरी दुनिया में जहाँ पे मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि जो मार्क्सिज्म है ये दुनिया को स्टेट के हवाले से नहीं देखता। ये कहता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट। तो ये दो क्लासेस हैं, सिर्फ ये दो ही एग्जिस्ट करती हैं, हैव्स और हैव नॉट्स। हैव्स वो हैं जिनके पास है, हैव नॉट्स वो हैं जिनके पास नहीं है, और उनके दरमियान में ही एक कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये फिर जाहिर है जब आपने स्टेट को एक तरह से आपने कहा कि ये तो मैटर नहीं करती, असल में तो दो क्लासेस हैं और ये सारी की सारी क्लास स्ट्रगल है, तो इस वजह से एक्सपेंशनिस्ट इसके अंदर एक चीज़ आ जाती है। बाकी ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, इसमें से आपको समझ आ जाएंगी। ये रशियन रेवोल्यूशन याद करने वाली शायद ज़्यादा है, इसके इम्पैक्ट थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। पहले इसमें एक फरवरी रेवोल्यूशन आई थी और इसके अंदर वुमेन्स मार्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले जो ये स्टार्ट हुआ था फरवरी के अंदर, उसमें औरतों का एक मार्च था जिसकी वजह से पहले ये फरवरी के अंदर रेवोल्यूशन आई थी और फिर अक्टूबर के अंदर दोबारा बोल्शेविक्स ने वो कंट्रोल संभाल लिया और इन्होंने जो है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनी थी उसको ख़त्म कर दिया। अब इसके अंदर आपको ये जो नज़र आ रहा है फरवरी रेवोल्यूशन लिखा हुआ है और लिखा हुआ है मार्च 1917 के अंदर, और फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है नवंबर 1917। तो ये कुछ शायद समझ ना आया आपको कि ये अक्टूबर रेवोल्यूशन है और हो नवंबर में रही है, तो फिर इसको अक्टूबर क्यों कहते हैं। तो उसकी वजह यह है कि जो कैलेंडर था उस वक्त का जो रशिया के अंदर यूज़ हो रहा था और जो कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर आमतौर पे दुनिया में यूज़ होता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा डेट्स का फ़र्क था। तो ये अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि बाकी दुनिया में उस वक्त अक्टूबर था या रशिया के अंदर उस वक्त अक्टूबर था। बहरहाल ये इस वजह से ये जो इसमें डेट्स का फ़र्क है, आप थोड़ा सा इसको अगर देखना हो तो देख लीजिएगा, इसको मेंशन करना ज़रूरी नहीं है बहरहाल। सो ये एक फिलॉसफी यानी ये एक टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ जिसकी वजह से फिर रशियन सिविल वॉर स्टार्ट हुई। बोल्शेविक्स और एंटी बोल्शेविक्स के दरमियान में एक आपस में एक झगड़ा शुरू हो गया और एक ख़ास तौर पे जो एक वाइट आर्मी और रेड आर्मी का आपस में भी झगड़ा शुरू हुआ कि कौन कंट्रोल संभालेगा। तो ये हाँ ये रेड आर्मी जो थी और वाइट आर्मी, और फिर उसके बाद सोवियत यूनियन 1922 के अंदर बनी। रेड आर्मी इसके अंदर जीत गई, बोल्शेविक्स ने कंट्रोल संभाल लिया और जो वाइट आर्मी थी उसको इन्होंने शिकस्त दी और व्लादिमीर लेनिन ने फिर कंट्रोल संभाला। उसके बाद 1924 में जब इसकी डेथ हुई तो जोसेफ स्टालिन आ गया। सो ये इवेंट्स को आपने थोड़ा सा देख लेना है। इम्पैक्ट्स क्या थे ये आपको पता चल गया। एंड ऑफ मोनार्की, प्रोविजनल गवर्नमेंट, बोल्शेविक राइज टू पावर, सिविल वॉर, बोल्शेविक कंसोलिडेशन ऑफ पावर, ये चीज़ें थी। इसमें कुछ समझ ना आए तो पूछ दीजिएगा, अदरवाइज कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। इसके अंदर इंटरनेशनल इम्पैक्ट्स क्या थे, स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म था,
आइडियोलॉजिकल डिवाइड, एक डेमोक्रेसी, और मैंने आपको पीछे बताया कि अथॉरिटेरियनिज्म का एक राइज तो चल ही रहा था, तो उसके अंदर फिर ये रशिया के अंदर जब ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आई, तो एक ओवरऑल एक आपको पूरे का पूरा जो रशिया है वो सोवियत यूनियन बनी, और एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट वहाँ पे इंस्टॉल हो गई। और जो जोसेफ स्टालिन की जो गवर्नमेंट थी 1924 से 1954 तक वो रही थी। सो आप ये देखें कि 30 साल तक जोसेफ स्टालिन ने रशिया के ऊपर हुकूमत किया है। इसकी वजह से क्या हुआ था, एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड बाद में जाके बन गई, उसी वक्त बन गई थी कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके दरमियान में डिवाइड तो बन ही गई थी, लेकिन इसका जो सही मैनिफेस्टेशन है हमें इसलिए वर्ल्ड वॉर टू के बाद नजर आती है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही रशिया पावरफुल हुआ था। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर यानी जब उन्होंने रेड आर्मी ने जर्मनी के ऊपर कब्जा किया तो बड़ी वास्ट टेरिटरीज इनके हिस्से में आई। मैंने आपको बताया था कि रशिया ने और नाजी जर्मनी ने इकट्ठे मिलकर पोलैंड को इन्वेड किया था। एक तरफ से रशिया ने इन्वेड किया था, दूसरी तरफ से जर्मनी ने इन्वेड किया था और उन पोलैंड को आपस में बांट लिया था। तो जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई तो उस वक्त रशिया पूरे का पूरा यूक्रेन, पोलैंड, आगे जर्मनी में ईस्ट जर्मनी तक, बर्लिन तक रशिया के कंट्रोल में आ चुका था, जिसकी वजह से ये इसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी आई, ऑयल ख़ास तौर पे इसके अंदर आया। तो फिर ये इसकी पावर बहुत ज़्यादा जब बढ़ी तो फिर हमें एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड बड़ी साफ नज़र आती है जो कि कोल्ड वॉर की सूरत में स्टार्ट हुई। सोवियत यूनियन इसके अंदर बन गई। ईस्टर्न यूरोप के ऊपर बहुत ज़्यादा कम्युनिज्म जो है वो स्प्रेड हुआ। कम्युनिज्म के अंदर आ गए थे, तो एक इसका एक बहुत बड़ा, और बाद में वारसा पैक्ट साइन किया इन स्टेट्स ने, और ईस्ट जर्मनी भी इनके साथ ही शामिल था। तो ये सारे कम्युनिस्ट ब्लॉक का हिस्सा बने। एक आयरन कर्टन जिसको चर्चिल ने कहा था, तो ये एक ब्लॉक जो है वो अलग हो गया। और फिर इसकी वजह से डिफरेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए, जिसमें एक प्रॉक्सी वॉर्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने कोल्ड वॉर के अंदर शायद यूएस हिस्ट्री में शायद पढ़ी हैं, वो हम कोल्ड वॉर के अंदर पढ़ लेंगे। जी, इसमें और कोई चीज़ें नहीं है। ये जब आप पढ़ेंगे तो कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। अभी तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप बता सकते हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको टाइम नहीं वेस्ट कर रहा कि ये कोई ऐसे समझने वाली है नहीं, आप इनको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सर आपने आर्यंस का बताया कि आर्यंस तो इंडिया में जो थे, ये इसका जर्मन से क्या ताल्लुक? इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है। आर्यन जो है वो जो हमारे पास आर्यन जो कहते हैं वो सेंट्रल एशिया से मेरे ख्याल में आए थे, और जो यूरोपियंस हैं मेरे ख्याल में ये अलग हैं, इकट्ठे नहीं होंगे। बहरहाल मैं इस पे पढ़ लूँगा, मैंने वैसे खुद इसको ध्यान दिया नहीं है कभी। सर आपने कहा फ्रांस जो है वो जर्मनी को सप्रेस कर रहा था इसलिए नाजी पार्टी बनी, तो फिर उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट वो जो हिटलर था उसने फिर तबाही मचाई, तो जो फ्रांस थे वो यहूदी थे? नहीं नहीं, देखें एक रीज़न ये थी, सिर्फ हिटलर ने नहीं, देखें आप चीज़ों को ना, काफ़ी सारी चीज़ों को एक लाइन में देखेंगे ना, तो एक रीज़न ये थी कि उस वक्त आपने एक कौम को ह्यूमिलिएट किया। अब जब आपने पूरी कौम को ह्यूमिलिएट किया तो एक ख़ास किस्म का बंदा है जिसकी एक ख़ास किस्म की आइडियोलॉजी है, वो उसको यूज़ करके अपनी पूरी कौम को अपने साथ मिला लेता है या अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करता है। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल इशू था जिसको फिर हिटलर ने रेशल रंग दे के इसको एक्सप्लॉइट किया। उसने ये नहीं कहा था कि फ्रांस के खिलाफ हमने जाना है, पहले तो वो ये उसने कैप्चर किया है ना इमेजिनेशन को अपनी कौम की, उसने अथॉरिटेरियनिज्म लेके आया। उससे पहले जब वो इलेक्शन लड़ा भी था तो उसने ये नहीं कहा था कि हम ज्यूज को मार देंगे, ये तो उसने बाद में ये सारी चीज़ें शुरू की थी। तो ऑल्दो उसने बुक जो लिखी थी उसमें काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन एक पॉलिटिकल इशू को उसने एक्सप्लॉइट किया और अपनी गवर्नमेंट बनाई और उसको फिर आगे फर्दर अपने एजेंडा को करने के लिए उसने किया। तो फ्रांस यहूदी नहीं था, सेकुलर या आप उसको क्रिश्चियन कह सकते हैं। और सर जो फैशिज्म जो है वो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट होते हैं, हमें यही कहना, तो क्या ये टेररिस्ट भी हो सकते हैं? टेररिस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन सारे टेररिस्ट फैशिस्ट ज़रूरी नहीं है कि वो फैशिस्ट हों।
एक ऑल्दो एक जो एक है सही टर्मिनोलॉजी मैंने एक बुक में इन्हीं दो बुक्स में से किसी एक में पढ़ी है, वो इस्लामिक फैशिज्म के ऊपर बेस्ड है। तो वो एक वेस्टर्न नैरेटिव है कि जो इस्लामिक टेररिस्ट्स हैं वो भी तो किसी हद तक यही चाहते हैं ना, तो एक यानी वो चाहते हैं कि एक अपना एक सल्तनत या क्या उसको कहते हैं खिलाफत का निज़ाम, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि एक ख़ास एक तो उसके अंदर कोई वो नहीं होगा, बॉर्डर्स नहीं होंगे, वो पूरी दुनिया के ऊपर आप वो होता है, उसका बॉर्डरलेस एक फिनोमेना है, एक्सपेंशनिस्ट आप उसको कह सकते हैं। दूसरा वो ये है कि वो अस वर्सेस देम की एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, अदरिंग की बात करते हैं, तो वो भी एक बात आ गई। फिर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी भी है उसके अंदर, लेकिन नेशनलिज्म नहीं है उसके अंदर। सो आप जो ये जो इस्लामिस्ट टेररिस्ट की जो बात वेस्ट करता है, उसको भी आप उस फैशिज्म का प्रॉपरली उसके अंदर नहीं कह सकते, ऑल दो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। और जहाँ तक आप जनरली टेररिस्ट्स की बात करते हैं, तो हो सकता है कि फैशिज्म जो है, फैशिस्ट जो है वो जैसे नियो नाजीज अभी हैं, जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं अमेरिका के अंदर, तो वो टेररिस्ट ही हैं ना, जो धमाके करते हैं या दूसरों को जाके कत्ल कर देते हैं, या एक बंदा बंदूक उठा के और 10 कालों को, ब्लैक्स अफ्रीकन अमेरिकन को कत्ल कर देता है, तो वो टेररिस्ट है। और साथ में वो फैशिस्ट भी है, नियो नाजीज ऐसे हैं जो टेररिस्ट भी हैं। ठीक है सर। अच्छा, वैस ने पूछा नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म में थोड़ा डिफरेंस बताएं। पैट्रियटिज्म और नेशनलिज्म में फ़र्क। पैट्रियटिज्म बेसिकली आपका यही है कि आप एक अपनी मुल्क के साथ, अब ज़रूरी नहीं कि वो नेशन स्टेट हो, आप जिस टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं या जो आपकी होमलैंड है उसके साथ आपका एक एसोसिएशन है। तो नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म मुश्किल है इसको अलग तरीके से करना, अब इसको पढ़ना पड़ेगा। मेरे ख्याल में तो काफ़ी मिलती जुलती चीज़ें हैं ये। नेशनलिज्म के अंदर पैट्रियटिज्म आएगा, और पैट्रियटिज्म के अंडर हो सकता है नेशनलिज्म ना भी हो। ठीक है सर। इमोशंस का डिफरेंस सर, होता है। शफीकुल्ला, कैसे आप इसको जरा एक्सप्लेन इमोशन कर दें अगर आपको। सर, अगर ये बोल सकते हैं कि मतलब कि नेशनलिज्म वो चीज़ हो जो भी किसी भी नेशन के वैल्यूज को हम एक्सट्रीम लेवल पे ले जाए, उसमें मतलब कि फ्रीडम ऑफ जो है वॉइस या फ्रीडम ऑफ स्पीच उसको हम आगे नहीं रखने दें, और पेट्रियोटिज्म के मतलब के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हम ऑलो करें, ये कह सकते हैं कि नहीं? ये तो मेरे ख्याल में दोनों जो एक्सट्रीम लेवल पे जब आप करेंगे, पैट्रियटिज्म शायद इंडिविजुअलिज्म इंडिविजुअल बेस्ड होगा मेरे ख्याल में। शफीक, आपको है इसका आइडिया तो बता दें। ये सर थोड़ा सा जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि फर्ज हम अगर पश्तून की मिसाल लेते हैं, यानी पश्तून जो अफगानिस्तान में है या खैबर पख्तूनख्वा में है, ये नेशनलिज्म बेस पर या नेशन बेस पर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। सही है। पैट्रियटिज्म सर होता है वो ये नहीं होता कि जो नेशन है, यानी फॉर एग्जांपल एक कॉमन नेशन है, इसके साथ आपका जो क्या होता है वो होता है सर, जो फॉर एग्जांपल एक पश्तून है वो पाकिस्तान का भी पेट्रियट हो सकता है। तो ये डिफरेंस है, यानी पेट्रियटिज्म में इमोशन नहीं होते जबकि नेशनलिज्म में इमोशंस होते हैं। यानी आप इसको अगर यूं देखें कि जो नेशनलिज्म है उसके अंदर आपकी एक खास लिंकेज होता है जिसके साथ आप एसोसिएट कर रहे हैं अपने आप को, और वो एक खास कॉमन वैल्यूज हैं, एक हिस्टोरिकल आपका एक बैकग्राउंड भी होगा एक खास, यानी आपके एक लिंक्स होंगे दूसरों के साथ। और पैट्रियटिज्म जरूरी नहीं कि आप इसको ओवरऑल देखें, आप एक इंडिविजुअल एक पैट्रियट हो सकता है। बिल्कुल सर। ठीक है। रेपरेशंस अलाइक रेपरकशन। रेपरकशन जो होती है वो होता है, क्या कहते हैं उसको, यानी कॉन्सिक्वेंस। रेपरकशन का मतलब है कि कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। इसको थोड़ा सा नेगेटिव टोन में लिया जाता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी रेपरकशंस क्या हो सकती हैं, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। जो रेपरेशंस हैं ये नॉर्मली वॉर के बाद पे की जाती हैं। रेपरेशंस का मतलब है जुर्माना किसी मुल्क के ऊपर, ये इसको उर्दू में हर्जाना शायद कहा जाता है। ये जंग का एक खास टर्मिनोलॉजी है उर्दू में, मुझे याद नहीं आ रही। तो रेपरेशंस जो है ये वॉर कॉस्ट होती है कि आप दूसरे मुल्क को कहते हो कि जी हमें आप पैसा दो, आपने एग्रेशन दिखाई है, तो जितना हमारा नुकसान हुआ है उसके हमें अब अदायगी करो, उसको पूरा करके दो हमें। तो रेपरेशंस एक तरह से आप इसको हर्जाना कह सकते हैं कि जो हमने आपने जो हमारा नुकसान किया वो हमें पूरा करके दें।
जी, किसी और कोई पॉइंट हो, कोई डिस्कशन हो या किसी भी हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। सर वो आपने बोला था कि ड्राइव में अपलोड कर दो, मैंने अभी अपलोड कर दिया है मटेरियल, तो लिंक आप अपना भेज दें ईमेल, सॉरी, तो मैं ना वो आपको अटैच कर दूँ असेसमेंट के लिए। असेसमेंट के लिए यार, असेसमेंट मैं बहुत पीछे रहा पड़ूंगा असल में, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चल रही, चले मैं आपको सेंड कर दूंगा, मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे ना, तो मैं आपको ईमेल सेंड कर देता हूँ। ठीक है सर। चलें, ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तो उसमें फिर हम आगे इन चीज़ों को बढ़ाएंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह